हेलो चैंपियंस, फिर से शुरू करेंगे आज। अच्छा, हमारा एसिड्स खत्म हो गया है, ठीक है बेटा, एसिड्स खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे बेस। चैप्टर का नाम क्या था? एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। मैंने कहा था कि एसिड्स जो होते हैं खट्टे होते हैं, वो बात खत्म, ठीक है, सारी खट्टी बातें खत्म, अब कड़वी बातें शुरू होंगी। नाउ विल स्टार्ट बेसिस, ठीक है। और हम पढ़ेंगे बेस क्यों। बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि उसको एसिड्स अच्छे से आ गया है, उसको एसिड्स में सब आता है, तो बेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझो, बेस ज्यादा जरूरी है। अब सबको पता है क्यों, है ना? पता है क्यों? क्योंकि हाँ, बेबी को बेस ज्यादा पसंद है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस की, ठीक है बेटा। सो अबाउट टॉकिंग अबाउट बेसिस, बेसिस में सबसे पहले हम इनकी सबसे जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या था इनका। जैसे कि हमने बात करी थी, एसिड्स जो होते हैं खट्टे होते हैं, ये कैसे होंगे? ये कड़वे होंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स की बात करी थी, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें हम पहले बात कर लेते हैं, इनकी कुछ बातें इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद और हमें धीरे धीरे इनके बारे में पता चलता रहेगा। सबसे पहले generally bitter in taste, bitter in taste, generally bitter in taste, ओके बेटा। bitter in taste, ये थोड़े कड़वे होते हैं ये, ठीक है बेटा। उसके बाद अच्छा, सोपी टच, थोड़े ना आप टच करोगे ना, थोड़ा चिकना चिकना सा लगेगा। सोप, साबुन, साबुन देखा है ना, साबुन को जैसे टच करने पे जैसा लगता है, बहुत स्मूथ सा, कुछ वैसा सा टच होता है इनका, ठीक है, सोपी टच। ओके, खास चीज और, कुछ बेसिस जो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सम बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर, they are soluble in water भी हम कह सकते हैं। if bases are soluble in water, if a base which can be dissolved in the water, that base will be called an alkali, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम अल्कली कहेंगे बेटा, गॉट इट। तो कैसे लिखे इसको? वाटर soluble bases are called what? Alkalis। याद रखना, ये अल्कली वर्ड आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, बहुत आगे तक, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे अल्कली आपको परेशान करता रहेगा। क्या होता है अल्कली? व्हाट आर अल्कलीज? अल्कलीज आर द बेसिस व्हिच आर soluble in water, I repeat, soluble in water, alkalis, got it? अल्कलीज याद रखिए हमेशा, ओके। नेक्स्ट थिंग, ओके, बाकी इसके हमने बाकी प्रॉपर्टीज क्या क्या थी कि ये जैसे कि हमारे पास है रेड लिटमस है ना, इंडिकेटर्स में हमने सारा पढ़ लिया है, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी आपकी। रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, है ना, इसको ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, ओके। और क्या, और कोई इंडिकेटर का नाम बताओ मुझे? हाँ, कोई इंडिकेटर? फिनोफ्थलीन, है ना बेटा। फिनोफ्थलीन के साथ क्या करता है? फिनोफ्थलीन अगर है, अगर उसमें बेस डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये फिनोफ्थलीन के साथ ये हमें पिंक कलर दे देगा, ओके बेटा। फिनोफ्थलीन के साथ हमें क्या कर देगा? ये पिंक कलर दे देगा। तो और टर्मरिक के साथ हमें ये रेड दे देगा, है ना। अच्छा, ये सब मैं रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, बाकी सारा इसके बाकी का और जानना है तो आप इंडिकेटर वाला सेक्शन खोलिए, ठीक है, उसे पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ ये सारी बातें तो हो गई हमारी बेसिस के बारे में। नाउ अब जो बेसिस है वो मेटालिक प्रॉपर्टी, अब हम बेसिस की मेटालिक प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो बेसिस है वो मेटल के साथ कैसा रिएक्शन शो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एसिड
और मेटल मिल जाते हैं तो क्या बनता है? व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड्स और मेटल जब मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है ना? तो अगर बेस और मेटल मिल जाए, अगर बेस और मेटल मिल जाए तो क्या होगा? फिर भी हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लेट अस सी हाउ। क्लियर है? तो सबसे पहले बेसिस विद मेटल, बेसिस विथ मेटल्स, बेसिस विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ बेस कैसा बिहेव करते हैं? अच्छा, सारे बेस तो नहीं, लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो बिहेव करते, वो ज्यादातर ट्रीट होते हैं किसके साथ? मेटल के साथ। ओके बेटा, ओके। तो हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास है जिंक। जिंक एक मेटल है और जिंक को मैंने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। कॉमन नेम आपको बेसिस का याद रखना पड़ेगा बेटा जी। आई रिपीट, कॉमन नेम बेसिस का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एसिड्स के कॉमन नेम ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एसिड्स के कॉमन नेम ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिस का आपको कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट इट इज नेम्ड एज कॉस्टिक सोडा। गॉट बेटा? दिस नेम्ड एज कॉस्टिक सोडा। अच्छा, कॉस्टिक सोडा अगर मैं मिला दूंगा, अच्छा एक्वस के फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में अगर मैं मिला दूंगा इसमें, ठीक है, और ये तो मेटालिक के फॉर्म में सॉलिड है, ये है सॉलिड। अगर मैंने इसको मिला दिया तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2. This is what? Sodium जिंकेट। सोडियम जिंकेट। अच्छा, एक खास चीज और क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो इसको मैं लिख देता हूं कैसे? बेसिस विद मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस। कितनी अच्छी बात है। हमें जब भी एसिड्स, अगर मुझे एसिड्स हाइड्रोजन चाहिए मैं मेटल से ट्रीट कर दूंगा, मुझे बेस हाइड्रोजन चाहिए मैं मेटल से ट्रीट कर दूंगा। मतलब आपके लिए हाइड्रोजन बनाना कितना आसान है। अब आप सोचोगे सर हाइड्रोजन क्यों ही बना रहे हैं हम लोग, क्या बहुत जरूरी है हाइड्रोजन बनाना? बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा यूज होता है। राइट नाउ दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू नो व्हाई हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कमर्शियल पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी बातें आपको बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन बनाना होता है, हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको जानना है, कमेंट देन, विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट, चलिए, हाइड्रोजन गैस मिल गया मुझे। कितना आसान है हाइड्रोजन गैस मिल लेना। क्या कोई और मेटल ले ले, एक आध मेटल और ले ले, जिससे हमें ये पता चल जाए? तो अच्छा, खास चीज, एल्यूमिनियम तो सबको पता है ना, एल्यूमिनियम के बर्तन घर में होंगे बेटा, रखे होंगे एल्यूमिनियम के बर्तन। एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको सोडा नहीं रखना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, क्या? एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको कास्टिक सोडा, दिस इज कास्टिक सोडा, यू नो, वी कैन नॉट पुट या वी कैन नॉट स्टोर, यू कैन, ठीक है, स्टोर ज्यादा हम करते हैं ना, पुट तो एक अलग मैटर हो गया। वी कैन नॉट स्टोर कास्टिक सोडा इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम के बर्तन में हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? अभी बता देता हूं मैं। कोई कहेगा क्यों नहीं रखते, ऐसा कैसे बोल दिया? हम तो रखें H2। क्लियर है बेटा? अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं। क्या? जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि, क्या बताया? कभी भी एल्यूमिनियम के साथ, आई रिपीट, एल्यूमिनियम के साथ कॉस्टिक सोडा आप नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? मैं बताता हूं। अगर यहां पे एल्यूमिनियम है, इसमें आपने कॉस्टिक सोडा डाल दिया, ठीक है, एक्वस है ये, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे H2 भी डाल देते हैं अगर आसपास मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा बेटा सोडियम
मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2, दिस इज Al, ओके, ठीक है बेटा, दिस इज Al। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब लोग सर बहुत कठिन नाम है, इतना कठिन नाम कैसे याद करेंगे? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, तो इसको ऐसा कर लो, सोडियम एल्यूमिनेट बोल दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम एल्यूमिनेट, 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 सोडियम एल्यूमिनेट। खास चीज सर, एक चीज तो आप भूल गए, क्या? हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, हाइड्रोजन भी तो मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्या ये बैलेंस्ड है? एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1, सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 and 1, 2, here ऑक्सीजन 2, ओके, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 and here हाइड्रोजन 3, यहां पे हाइड्रोजन 3 हो गए, तो सारी कहानी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे? यहां पे 2 कर दो हाइड्रोजन हो गए, फिर यहां पे भी 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन and 2, 4 हाइड्रोजन here, 4 हाइड्रोजन here, now 2 sodium here and 2 sodium here, 2 oxygen here, 2 oxygen here, तो इधर भी अब दुख को 2 लगाना पड़ेगा, गॉट इट। 4 ऑक्सीजन here, 2 ऑक्सीजन here, क्लियर है? इधर भी देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहां पे बेटा 4 ऑक्सीजन हो गए, एल्यूमिनियम यहां पे 1 है, एल्यूमिनियम को 2 कर दो। मुझे बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? सबको दिख रहा है क्या ये बैलेंस्ड है बेटा? क्या ये बैलेंस्ड है? यस, आई गेस इट इज। सी, 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 2 4, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 एंड दिस इज 6 हाइड्रोजन, है ना? यहां पे 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहां पे तो 6 हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे हमें 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। इसको हटाओ और इसको लिखो कि यहां पे 3 आ जाएगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है, पहले नहीं था, पहले नहीं था बैलेंस, अब हो चुका है, ठीक है बेटा, नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो ये बेसिकली बेसिस विद मेटल्स आ गए, ओके। अब कोई कहता है कि हम एल्यूमिनियम में क्यों नहीं रख सकते कॉस्टिक सोडा? देखो जी, अगर आपने एल्यूमिनियम में कॉस्टिक सोडा रखा तो आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाएगा, मतलब जो कॉस्टिक सोडा आपने रखा है वो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अगला। अब और किससे करें? मेटल ऑक्साइड से तो हमने एसिड्स के साथ रिएक्शन करी थी, अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स इंपॉर्टेंट है, ये देखना बेटा, बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, बेसिस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्या है ये? पहले वाले में हमने जो हमने रिएक्शंस करी थी, कौन सी रिएक्शन? जब हमने एसिड की करी थी तो हमने एसिड विद मेटल ऑक्साइड किया था। हमने बताया, मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेस एंड एसिड्स, एसिड एंड बेस विल बी रिएक्टेड एंड दे विल गिव सॉल्ट and water, but now I don't have metallic oxides, I have non-metallic oxides। अच्छा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मतलब क्या? नॉन मेटल ऑक्साइड्स मींस व्हाट? कोई भी नॉन मेटल हो, उसके साथ कोई उसका ऑक्साइड हो, जैसे कि मेरे पास कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन
एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड ये रहा, दिस इज CO2, दिस इज CO2। इसके साथ कोई भी एक बेस लगा दो। कौन सा बेस लेना चाहोगे आप, बताओ जरा, कौन सा बेस ले लें? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सबका मनचाहा बेस है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स गिव्स व्हाट? क्लास ध्यान देना, चैम्प्स बहुत ज्यादा ध्यान देना। वो क्या कि देखो, जब हमने मेटल ऑक्साइड्स किया था, तो मेटल ऑक्साइड्स में मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक नेचर। दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या CO2 एसिडिक होता है? हाँ, CO2 एसिडिक होता है। हमने कल एटीएम सेक्शन में बात किया था। क्या हमने एटीएम सेक्शन में बात ये करी थी कि जब भी CO2 वाटर में मिलता है तो वाटर को एसिडिक बना देता है, वाटर बन जाता है एसिड। और कौन सा एसिड बनता है वहां पे? व्हेन वाटर डिसॉल्व इन व्हेन CO2 डिसॉल्व इन वाटर, कार्बोनिक एसिड बनता है। यस, CO2 इज कंसिडर्ड एज एन एसिड बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड्स अगर बेसिक है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक है। याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं। याद रखिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो दिस इज एसिडिक इन नेचर, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, ऑल वी नो, ये बेस है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, बाबा इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? अब अगर ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? अगर ये दोनों मिलेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और एक वाटर मिलेगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O, तो क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट होता है ये, ठीक है बेटा। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, this is sodium carbonate and all we know this is water। ये क्या है? वाटर है। ध्यान दो, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं, क्या जब एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड्स मिलते हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, जब बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मिलते हैं तब भी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। एसिड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ नहीं मिलता, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स खुद एक एसिड है, तो एसिड और एसिड मिलकर क्या नया बनाएंगे? कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए एसिड मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ मिलता है और मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो एसिड्स एंड बेसिस आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे गिव वाटर एंड अ सॉल्ट, ठीक है बेटा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये हो गया। कोई एक आध और एग्जांपल ले लें हम लोग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं। किस कलर से लिखूं? कौन सा फेवरेट कलर है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? बेस है या कोई मेटल ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है? ये तो बेस है, ठीक है। बेस की खास चीज पता है हम सबको। बेस क्या करता है? OH रिलीज करता है, OH माइनस आयंस रिलीज करता है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। OH माइनस आयन भी रिलीज करता है, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ओके, एसिड क्या करता है? एसिड H प्लस आयंस रिलीज करता है, एसिड H प्लस आयंस रिलीज करता है और बेस OH माइनस आयंस रिलीज करता है। मतलब एसिड प्लस रिलीज करता है और बेस माइनस रिलीज करता है। याद रखना है इसको बच्चों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH है इसके पास, तो साफ दिख रहा है कि क्या है ये एक बेस है। अच्छा, इस बेस को मैं किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देता हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देता हूं, तो मुझे मिलेगा CaSO3 प्लस वाटर, ठीक है बेटा। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद तो इसका मतलब इन सभी बातों से क्या पता चलता है मुझे? इन सभी बातों से पता चलता है कि जो CO2 है और ये SO2 है, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये सारे क्या कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है? हाँ,
एसिड है। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बन गई है, तो क्या ये वाली एयर एसिडिक एयर हो गई? ऑफ कोर्स एसिडिक एयर हो गई, है ना। तो इसलिए CO2 को रिलीज होने से थोड़ा हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि ना रिलीज हो, कम रिलीज हो, इसको एटमॉस्फेयर में फैलने से हम रोकते हैं। कोशिश करी जाती है कि ऐसा कोई काम ना करे जिससे CO2 हवा में फैले, ठीक है। SO2 ये भी एसिडिक है, इससे भी एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको अवॉइड करना चाहिए कि हमारी सांस लेने की हवा में ये बिल्कुल भी मिक्स ना हो। एक खास चीज और, आप इन दोनों को सेम कैटेगरी के मानते हो, अच्छा ये दोनों सेम खतरनाक है? नहीं, ये दोनों सेम खतरनाक नहीं है बेटा जी। क्यों? इसमें से जो CO2 है, ये CO2 समझते हैं ना आप सब क्या होता है? इसमें से जो CO2 है ये नॉन पॉल्यूटेंट है, या हाँ नॉन पॉल्यूटेंट है, ये कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। इसमें जो CO2 है ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, इसको कोई पॉल्यूटेंट नहीं मानते। किसको? CO2 को। SO2 एक पॉल्यूटेंट है। CO2 एक क्या है? CO2 तो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के लिए आपको बाकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि क्या होता है। फिलहाल ये ग्रीन हाउस गैस है, ये खतरनाक नहीं होता। अब फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, आई रिपीट, इट इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। SO2 ऑफ कोर्स है, ये है, ठीक है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन फैलाता है। दे बोथ आर एसिडिक एंड दे शुडंट बी इन द एयर। दोनों को एयर में क्वांटिटी इनकी ज्यादा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसिडिक तो है ना, तो इनहेलिंग के लिए तो खराब ही हमारे लिए। खैर वापस बात करते हैं, अगली रिएक्शन पे चलते हैं। क्या है अगला? अगला जो है वो ये है, आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एग्जैक्ट वैसे ही पता करेंगे जैसे, सॉरी नॉट एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स तो पढ़ चुके हैं ना हम लोग। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको हम ऐसे ही पता करेंगे जैसे हमने एसिड की स्ट्रेंथ पता करी थी। कैसे पता करी थी? याद है किसी को? जिसने एसिड के सारे लेक्चर्स देखे उसके लिए बेस बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें सारी सेम है, सारी सेम है, बस वाइस वर्सा है। एक पढ़ा है आपने, दूसरा वाला उसका उल्टा होगा। एक H दे रहा है तो दूसरा OH देगा। एक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो दूसरा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसा ही है, एक ब्लू को रेड बना रहा है तो एक रेड को ब्लू बना देगा। एक टर्मरिक को येलो रखता है तो दूसरा रेड कर देगा, और एक रेड रखा है तो दूसरा येलो कर देगा। सब वैसे वर्सा है। अगर एक आपने स्टार्टिंग की 3 वीडियो अगर एसिड्स पे देख ली तो बेसिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं एसिड्स की वीडियो ज्यादा बनाई और ज्यादा चलाई। अभी बेसिस में बहुत कम वीडियोस में काम हो जाएगा, शायद एक या आधी वीडियो एक्स्ट्रा, ठीक है। सेम है सब कुछ, अच्छे से करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे क्या? हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। कैसे बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, आपको पता है एसिड्स क्या? एसिड्स जो है, अगेन एसिड सी लिख रहा हूं मैं आपको। एसिड तो चल नहीं रहा, एसिड्स खत्म हो चुका है, बेस चल रहा है ना। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता करी थी आपने? ये मैंने सही बोला, ठीक है। एसिड की स्ट्रेंथ कैसे पता करी थी? क्या वाटर में एसिड को डाल दो, वो जितने H+ उसके रिलीज होते हैं, वो जितना ज्यादा टूटता है, पानी में जब एसिड जाएगा तो जैसे सपोज HCl गया तो H अलग और Cl माइनस हो जाता है। अगर 100% वो डिसोसिएट हो गए हैं तो स्ट्रांग है, 100% नहीं हुए हैं तो स्ट्रांग नहीं है। सेम ऐसा ये भी है, इसको भी हम वाटर में डालेंगे। वाटर में ये जाने के बाद जब इसको हम डाइल्यूट करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, जब ये पानी में जाएगा तो पानी में जाने के बाद इसको OH- रिलीज करना है। पर जितने OH इसके पास है, क्या सारे OH टूट के पानी में चले जाते हैं? सारे जा रहे हैं तो ये 100% डिसोसिएट हो गया। कुछ हिस्सा गया, सारे OH नहीं गए, कुछ हिस्सा गया, तो क्या होगा? एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। NaOH
वाटर के साथ ट्रीट होता है तो Na प्लस एंड OH माइनस। अब OH माइनस मतलब NaOH टूट गया, स्प्लिट हो गया, और टूटने के बाद प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अगर 100% टूट गया है, अगर 100% टूट गया पूरा पानी में, अब बिल्कुल NaOH नहीं है मेरे पास, अब पानी में सिर्फ और सिर्फ Na और सिर्फ OH माइनस है, अगर ये पूरा डिसोसिएट हो गया तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर ये पूरा नहीं टूटा, पानी में गया, थोड़ा सा ही टूटा, 5% टूटा, 10% टूटा, 20% टूटा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तब ये वीक बेस है। आई रिपीट, तब ये वीक बेस है, याद रखना। बट राइट नाउ वी नो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस से पानी में जाएगा तो पूरा का पूरा कास्टिक सोडा टूट जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयंस अलग हो जाएंगे, सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे। ठीक है, कोई वीक बेस की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH, KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। कोई वीक बेस की बात करें, वीक बेस क्या ले सकते हैं, ये ले लो NH4OH, दिस इज क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं, ये वीक बेस है बेटा। ठीक है बेटा, अगर इसको मैं पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ये H2O जब जाएगा तो ये NH4 प्लस और OH माइनस, NH4 प्लस जो है ये अमोनियम आयन, याद रखिए अमोनियम आयन, याद रखिए, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है बच्चों, जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है उसको IUM यम बोलते हैं। अक्सर जिनके पास प्लस चार्ज है उनके नाम में लास्ट में IUM यम आता है। एल्यूमिनियम के पास +3 होता है, अमोनियम के पास +1 होता है, और क्या, और कोई सोडियम के पास +1 होता है। ये नाम याद रखने का की एक ट्रिक है। ठीक है, तो याद रखिए, तो ये अमोनियम आयन हो गया और ये OH इसने रिलीज कर दिया, पर ये 100% OH रिलीज नहीं कर पाता है, इसलिए ये वीक बेस है, याद रखिए, इसलिए ये एक वीक बेस है बच्चों। गॉट इट, गॉट इट, नॉट इट, ऑफ कोर्स यू गॉट इट। ओके, अच्छा हमने ट्रिक भी सीखी थी, हमने एक तरीका सीखा था कि कैसे इसको हम और बता सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे बता सकते हैं कि ये स्ट्रांग है या वीक है। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था जितने आपको आयंस मिले हैं उनको ऊपर रख दो और जितने मॉलिक्यूल्स आपने डाले थे वो नीचे रख दो। सपोज आपने 10 मॉलिक्यूल डाले के किसके, किसी बेस के, और वो सारे के सारे टूटे या नहीं टूटे हमें नहीं पता, पर मुझे जो आयंस मिले वो मिले सिर्फ 3 आयंस मिले, सिर्फ मिले कितने, 3। तो 10 मॉलिक्यूल में से 10 बेस के मॉलिक्यूल आपने डाले और सिर्फ 3 ही आपको आयंस मिले, मतलब 3 ही मॉलिक्यूल्स टूटे, बाकी नहीं टूटे। अगर इसको मल्टीप्लाई 100 करते हो तो आपने देखा कि सिर्फ 30% ही आयनाइज हुआ है, वो सिर्फ 30% ही वो डिसोसिएट हुआ है, 30% ही वो टूटा है, बाकी नहीं टूटा है। अगर वो पानी में जाने के बाद वो नहीं टूटा है, कम टूटा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है। अच्छा, इसको पता लगाने का तरीका क्या था, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, ये इसका साइन जो है वो है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आप सबको याद है, तो उसको बता दो अल्फा। अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं और अल्फा थोड़ा सा डिजाइन से ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा की डेफिनेशन आप सबको पता है, जो एसिड्स में थी वही बेस में भी है, सिर्फ एसिड्स में H+ के लिए थी और बेस में OH- के लिए होगी। क्या, नंबर ऑफ आयंस। अच्छा, कौन से आयंस, एसिड्स में कौन से आयंस लिखे थे, एसिड में हमने लिखा था H+ आयंस, एसिड्स में हमने रखा था H+ आयंस, लेकिन बेस में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, है ना, नंबर ऑफ OH- आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ OH- आयंस, नंबर ऑफ OH- आयंस existing when dissolve in liquid,
not liquid, dissolve in water. When dissolve in water, जितने आयंस हमें मिले पानी में डिजोल्व करने के बाद, नंबर ऑफ आयंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस। ठीक है, नीचे टोटल बेस आपने कितना डाला है, ऊपर टोटल आयन आपको कितने मिले हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस एक्सटिंग, ये भी ठीक है। ठीक है, और यही ठीक है। चलो, या फिर इसको चाहो तो आप, नहीं चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। इसको और भी डेफिनेशन इसके बन सकती हैं, लेकिन उसको रहने देते हैं। ठीक है, इसी को रखते हैं अपना पक्का। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितने मॉलिक्यूल आपने डाले थे उतने ही आपको आयन मिल जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल और आयन सेम हो गए तो डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा बताओ, अल्फा की वैल्यू होगी 1 या नियरेस्ट टू 1, या नियरेस्ट टू 1। अगर अल्फा मतलब व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखना बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब पता ना, टूटना। तो कितना टूट सकता है, अगर इसके टूटने की रेशियो 1 है तो मतलब पूरा टूट रहा है, और अगर ये पूरा टूट रहा है तो ये अच्छा बेस है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। तो अल्फा 1 है या फिर नियरेस्ट टू 1 है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर अल्फा 1 के आसपास नहीं है, 1 से बहुत नीचे है, तो एक वीक बेस है। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे याद रखेंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, वो है एसिडिटी। आप सबको याद है, आपने बेसिसिटी पढ़ी थी एसिड्स में, और अब हम पढ़ रहे हैं एसिडिटी। किसमें, बेस में। फिर से बेसिसिटी एसिड्स की निकालते हैं और एसिडिटी बेस की निकालते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था आप सबको, याद रखिए। एसिडिटी किसकी निकालते हैं, एसिडिटी निकालते हैं बेस की, और बेसिसिटी किसकी निकालते हैं, एसिड्स की। क्या मतलब था इसका, मतलब ये था कि अगर हम इनको पानी में डालेंगे, अगर इनको पानी के साथ ट्रीट करेंगे, अगर एसिड्स को अपने पानी में डाल दिया तो H+ रिलीज करेगा। तो कितने H+ को रिलीज कर सकता है, उसके पास एक से ज्यादा H हो सकते हैं। क्या वो पर सारे H, क्या सारे H को वो रिलीज करने के मूड में है, क्या सारे H वो रिलीज कर सकता है, क्या उतनी कैपेबिलिटी है उसकी। तो इसकी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस, सॉरी नॉट आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन एन एसिड। आई रिपीट, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन एन एसिड। ठीक है, एक एसिड में कितने हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन को, वो इसकी बेसिसिटी होती है। बेस में क्या करोगे, बेस क्या रिलीज करता है, OH। तो आप किसी भी बेस के कितने OH को रिप्लेस कर सकते हो, आप किसी भी बेस के कितने OH को, क्योंकि बेस क्या होगा, OH रिलीज करेगा ना, जो OH रिलीज करेगा, तो कितने OH आप रिलीज कर सकते हैं बेस के, बेस के कितने OH आप रिलीज कर सकते हैं, वो क्या क्या कहलाती है उसकी बेसिसिटी, नॉट बेसिसिटी, एसिडिटी। फिर से जैसे कि मेरे पास, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। ठीक है, OH को ना लिख के मैं सीधा लिख देता हूं हाइड्रोक्सिल आयंस, है ना, हाइड्रोक्सिल। OH को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं बेटा। ठीक है, OH को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ अ बेस, या इन अ बेस, है ना, इन अ बेस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन इन अ बेस, उसे कहते हैं एसिडिटी ऑफ अ बेस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस बेस को मैं बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, है ना, तो याद रख लो इसको। अगर इसको मैंने वाटर में डाला तो ये क्या करेगा, Na+ और OH- दे देगा। तो इसने कितने OH- रिलीज किए,
कितने OH माइनस रिलीज किए, इसने किए एक, तो ये है मोनो एसिड बेस या मोनो एसिडिक भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मैं इसको मोनो एसिड बेस कह रहा हूं, आप इसको मोनो एसिडिक बेस भी कह सकते हैं। अब आप फिर से देखोगे कि हाँ इसके पास एक OH है, तो एक OH से ज्यादा क्या ही रिलीज करेगा, ये एक ही OH रिलीज करेगा बेटा, यस। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ ट्रीट करूं तो ये कैल्शियम 2+ प्लस OH माइनस पर कितने, दो OH माइनस रिलीज करेगा ये, ठीक है बेटा, ये 2 OH माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये डाई एसिडिक हो गया, है ना, डाई एसिड बेस। अब फिर से वो गलती मत करना जो आपने लास्ट टाइम करी थी कि मुझे समझ में आ गया जितने H होंगे उतने ही रिलीज होंगे, तो उसका वही बेसिसिटी कहलाएगा, और जितने OH होंगे उतने ही OH रिलीज होंगे, तो वो इसके एसिडिटी कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, ध्यान दो। क्या होता है, एक मेरे पास एक कंपाउंड है, फिर से CH3COOH, पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर है CHHHC डबल बॉन्ड OH। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको पानी में डाल देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको पानी में, आपको लगेगा यार यहाँ पे एक OH फ्री है, ये OH रिलीज कर देगा, तो इसकी बेसिसिटी होगी, सॉरी इसकी एसिडिटी होगी 1, क्योंकि एक OH रिलीज कर रहा है ये। ऐसा नहीं होता, अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये CHHHC डबल बॉन्ड O एंड O, ये OH रिलीज ही नहीं करेगा, ये H+ रिलीज करेगा, इसलिए इसकी एसिडिटी नहीं आ सकती, इसकी बेसिसिटी आएगी। तो सिर्फ आप OH देख के कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे बेटा जी, सिर्फ OH देख के आप कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, गॉट बेटा। तो इसकी कोई एसिडिटी नहीं आएगी, इसकी बेसिसिटी आएगी, वो भी कितनी, वो भी आएगी 1। तो ये मोनोबेसिक है, नॉट एसिडिक। ये सारे एसिडिक है, ठीक है, मतलब इनके पास एसिडिटी है और इसके पास बेसिसिटी है। याद रखना, सिर्फ OH को काउंट नहीं करना है, सिर्फ H को काउंट नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि पानी से में जब हमको मिलाएंगे तो कितने एसिड और कितने हाइड्रोजन या कितने हाइड्रोक्सिल आयंस ये रिलीज करेंगे। क्लियर है बेटा। तो अभी तक हम यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिस पे कुछ और बातें करूंगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की भी हम बात करेंगे, ठीक है। और पीएच पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच पे, इनका पीएच भी एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, कि पीएच क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। टिल देन बाय बेटा।